Hello students, I am your SS teacher Vijakla and we will start chapter number 4 in political science, understanding laws. अंडरस्टैंडिंग लॉज, जैसा कि आपको इससे विदित हो रहा है कि कानूनों की समझ, कि किस प्रकार से कानूनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके बारे में आप जानते हो कि जैसे एक स्पेसिफिक मैरिज एज कितनी होनी चाहिए, या व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार कब होता है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं तो उसके बारे में जो कानून होते हैं उन सब से हम विदित होते हैं, परिचित होते हैं। और आप सब ये जानते हैं कि कानून बनाने का जो इंचार्ज है, जो मुख्य प्लेस है, वो हमारा पार्लियामेंट है। और ये चीज आप पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार से पहला जो हमारा हेडिंग है वो है डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में कि एक जो गवर्नमेंट अधिकारी होता है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उसके बच्चे ने जुर्म किया है और उसको 10 साल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा से जेल की सजा हो गई है, और उसको हाइड करने के लिए उसका पिता जो है, जो एक सरकारी अधिकारी है, वो उसको हाइड करने की कोशिश करता है। क्या तो आपकी नजर से क्या ये बात सही है कि वो एक मतलब पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होने के कारण से क्या वो अपने बेटे को बचाने का उसका जो कर्तव्य है वो सही है, और क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या उसको बचा सकता है? कदापि नहीं। ना ही तो वो उसको बचा सकता है क्योंकि ये कानून के रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो केस है ये वॉयलेशन ऑफ लॉ के अंदर है, कानून के उल्लंघन के अंदर है। और चैप्टर यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने देखा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसके अंदर देश के अंदर सभी नागरिकों को जो है राइट टू इक्वलिटी मिले, समानता का अधिकार मिले, किसी भी प्रकार से किसी के साथ में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होने के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो कानून कहने का मतलब है कि कानून के सामने, हमारे संविधान को मद्देनजर रखते हुए कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, सभी जो हैं इक्वल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया हमारे संविधान का कि जो सभी व्यक्ति हैं, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। तो किसी भी प्रकार से जो कानून है वो किसी के साथ में, हमारे संविधान के हिसाब से कानून को मद्देनजर रख करके किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी नागरिक के साथ में किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है, किसी धर्म, जाति या फिर किसी जेंडर को लेकर के। और हमारे देश के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ है, मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन है। कानून का शासन मतलब सभी जो नागरिक हैं देश के, वो कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई धनी व्यक्ति हो, चाहे हमारे देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, कानून के सामने सभी बराबर है। मतलब जो जिस प्रकार का जुर्म करता है तो जुर्म को मद्देनजर रख करके उन सभी को सजा का प्रावधान है, और सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलती भी है। लेकिन क्या प्राचीन समय के अंदर भी ऐसा होता था? तो प्राचीन समय के अंदर इस प्रकार से जाति, धर्म, लिंग को मद्देनजर रख करके क्या न्याय मिलता था लोगों को? नहीं, क्योंकि उस समय के अंदर जो न्याय होते थे वो कम्युनिटीज के आधार पर होते थे। जो देश था वो विभिन्न समुदायों के आधार पर बटा हुआ था, और उन समुदायों के जो हेड होते थे वो उस बात का खंडन करते थे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से क्या सजा दी जानी है। जैसे मान लो कि किसी समुदाय के अंदर अगर दो व्यक्तियों ने एक ही प्रकार का जुर्म किया है, और एक व्यक्ति उसके अंदर से धनी होता था, पैसे वाला होता था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसकी स्ट्रांग होती थी, तो उसको कई बार कम सजा दे करके या सजा ना दे करके भी छोड़ दिया जाता था। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता था उसको जो है वो एक भारी सजा से प्रताड़ित किया जाता था। तो इस प्रकार से लेकिन धीरे धीरे जब कॉलोनियल पीरियड आया तो उसके अंदर धीरे धीरे सुधार हुआ। बहुत सारे, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल सुधार हुआ, लेकिन कुछ हद तक इन नियमों के अंदर सुधार हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ब्रिटिश रूल था उस समय के अंदर, उन्होंने इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करवाए रूल ऑफ लॉ को हमारे भारत के अंदर। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि ये कदाचित गलत है। ऐसा ये इस दावे का खंडन करते हैं वो कि हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने हमारे इतिहासकारों के हिसाब से जो ब्रिटिश रूल था उसके द्वारा से यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लागू नहीं किया गया। क्यों? इसके दो कारण है। एक तो है कि जो रोलैक्ट एक्ट 1919 के अंदर जो रोलैट एक्ट कानून जो पास हुआ था 1919 के अंदर, इसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति एक से दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अगर संगठित होते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा ही हुआ हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर कि जब जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर जब लोगों ने अपने विचार विमर्श करने के लिए जब वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हुए तो जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग की और कई हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और दूसरा इस बात का खंडन करने के लिए कि उनका जो शासन था रूल ऑफ लॉ नहीं था, कॉलोनियल रूल का। और दूसरी बात है इसके अंदर जो सेडिशन एक्ट था, सेडिशन एक्ट 1870 के अंदर जो हुआ था, मतलब राजद्रोह का जो कानून था, इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर ब्रिटिश रूल का निंदा करता हुआ, किसी भी प्रकार से उसकी आलोचना करता हुआ पाया गया तो उसको बिना किसी मुकदमे के ही जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था उसके अंदर रूल ऑफ लॉ उसने लागू नहीं किया था। लेकिन हमारे जो भारतीय लोग थे उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने भी जो है जो उभर करके वो सामने आए और उन्होंने जो कॉलोनियल कोर्ट्स के अंदर भी अपना स्थान पाने के लिए उन्होंने डिमांड की। और जो हमारे इंडियन जजेस वगैरह थे एक डिसीजन मेकिंग के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने की कोशिश की। और बहुत सारे ऐसे तरीके जो उन्होंने रूल ऑफ लॉ को लागू करने में, कॉलोनियल पीरियड के अंदर रूल ऑफ लॉ को लागू करने के अंदर अपना रोल प्ले किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे संविधान के अंदर जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, ये तो हमने देखा। लेकिन अगर वो जो है किसी भी हमारे संविधान के अंदर, हमारे संविधान को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो एमपीज हैं वो जनता की आवाज के हिसाब से कोई भी नया कानून बनाते हैं या फिर उस कानून के अंदर फेरबदल भी कर सकते हैं। और ये हमने चैप्टर नंबर 6th क्लास की बुक के अंदर भी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर एक कानून का प्रावधान हुआ था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो कि जिसके अंदर जो पहले जो था वो एक पिता की मृत्यु के बाद में उसके जो बेटे होते थे, जो मेल उसके सन होते थे, उनका ही अधिकार होता था उसके ऊपर, सारी पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन 2000 इसके अंदर चेंज करके और ये प्रावधान किया गया कि उसके जो बेटे बेटियां और उसकी जो वाइफ होती है उसमें बराबर रूप से उस शेयर को बांटा जाए। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, हाउ डू न्यू लॉ केम अबाउट, कि नए कानून किस तरह से बनते हैं, ये हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और अगर कोई भी आशा